हे गाइस, क्या हाल चाल। सो सीए इंटर स्टूडेंट्स जिनका कल एग्जाम है टैक्सेशन का, फाइनल डे हो गया आपके टैक्सेशन की प्रिपरेशन की। मुझे लगता है अभी तक 1.5 दिन में आपने कंसिडरेबल पोर्शन कवर कर लिया होगा और ये अब आपका आखिरी दिन है, आज का दिन और कल सुबह का दिन। आपके ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपके 10 मिनट मुझे चाहिए आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए कि 5 ऐसी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, जो कल टैक्सेशन का पेपर अटेम्प्ट करते समय उन 3 घंटों के अंदर, 3 घंटे में नहीं, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको ध्यान रखना है। 5 चीजें छोटी छोटी हैं, शायद मैं अपनी क्लासेस के अंदर बार बार बोली भी होंगी, बट अक्सर हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो ये 5 चीजें ढंग से सुनना, इन पांचों चीजों का ध्यान करके एग्जाम में रखना। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इनमें से एक भी चीज को अगर आपने इधर उधर कर दिया ना, तो आपका पूरा पेपर हिल सकता है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा पेपर पैटर्न कैसे है। मल्टीपल टाइम्स मैंने क्लास में रिपीट किया था, फिर से एक बार बता देता हूं। हमारा जो पेपर है वो आप सबको पता है, 2 पार्ट्स में आएगा। एक आएगी हमारी एमसीक्यू बुकलेट और एक आएगा हमारा क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर। दोनों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे। एमसीक्यू बुकलेट जो है आपकी, वो आपको वापस देनी पड़ती है, दैट यू आर नॉट अलाउड टू कैरी आउटसाइड योर एग्जामिनेशन हॉल। एमसीक्यू बुकलेट के अंदर आपके जो 30 मार्क्स का पेपर होगा वो इनकम टैक्स और जीएसटी में डिवाइडेड होएगा। 30 का 60% हो गया, 18 मार्क्स का पेपर ये होगा, 12 मार्क्स का पेपर ये होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होगा वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इनकम टैक्स का जो पेपर होगा, आपको अटेम्प्ट तो 42 मार्क्स का करना है, यानी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 14 मार्क्स के। बट असली में आपके क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 14 मार्क्स। सर 4 क्यों होंगे? आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, एंड आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हमें ओवरऑल 3 में से 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर ओवरऑल चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, 2, 3, 4 हमारे तीनों में से कोई 2 करने हैं। सर क्या किस सीक्वेंस में करने हैं अभी बताता हूं। सिमिलरली जीएसटी भी हमारा कितना होगा, जीएसटी हमारा यहाँ पर 42 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पर 28 मार्क्स का है। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंडेटरी होगा, एंड आउट ऑफ दी अदर 3 क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2, 3, 4 के अंदर से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो ओवरऑल चॉइस आपको पता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको एमसीक्यू के जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना, उसके अंदर यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी रीजन। पहले आईसीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अलग से ओएमआर शीट देता था, बट जब अपने पिछले 1-2 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूं अलग से ओएमआर शीट नहीं आती, आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर ही उसको अटेम्प्ट करने की जगह दे रखी होती है। आपने अब तक लॉ का पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो आपको पता है आज की डेट में क्या सिस्टम होगा। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है स्टूडेंट से, अब अलग से ओएमआर शीट नहीं आती डिस्क्रिप्टिव में। बट ध्यान देना, जैसे ही अपना आंसर लिखेंगे आपको उसका रीजन, उसकी कैलकुलेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, इनको 2 अलग अलग आंसर शीट पे करना है। देयर हैज टू बी सेपरेट आंसर शीट फॉर इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ये वाली चीज आपको एग्जाम में क्लास में भी बताई जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, एक ही आंसर शीट के अंदर दोनों लिख के आ जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत उनके लिए बाद में हो जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी। अब बात करते हैं, सर सबसे पहले हमारा 15 मिनट का समय जो हमारा 1:45 से 2 बजे का होता है, उसमें हमें क्या करना है। अब अनफॉर्चुनेटली आईसीआई आपको एमसीक्यू बुकलेट इन 15 मिनट में नहीं देता। जितना मुझे फीडबैक मिला है, एमसीक्यू की बुकलेट आपको 2 बजे मिलती है आंसर शीट के साथ, तो हम इन 15 मिनट में एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में तो जान नहीं सकते। तो इस 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर उठाना है। एंड मैं सजेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं, जो मतलब नॉन मैंडेटरी वाले, उन्हें देखो पहले। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 इतना लंबा होगा ना, उसको पढ़ते पढ़ते पता चलेगा आप 15 में से 5 मिनट तो उसी को पढ़े जा रहे हो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पढ़ो, और ये भी सेम चीज जीएसटी में करो। फिर मैंडेटरी क्वेश्चन पे भी ना ऊपर ऊपर से नजर डाली जा सकती है। आपको प्राइमरली एक प्राइमा फेसा व्यू मिल जाएगा कि इस 14 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन से हेड ऑफ इनकम उसने टच करे हैं, या आईटीसी के अंदर उसने यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के अलावा आईटीसी की कौन कौन सी एडजस्टमेंट, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रखी है। अब 15 मिनट के अंदर जब इस पेपर को रीड कर लोगे, आपको इस 15 मिनट में चूज करने हैं कौन से क्वेश्चंस आप पहले करना चाहते हैं। सर क्या ये जरूरी नहीं है सेम सीक्वेंस में हो 1, 2, 3, 4? बिल्कुल नहीं। आईसीआई की गाइडलाइंस कहती हैं आप किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज, किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके सारे मैं बोल सकता हूं पार्ट्स हैं, उन्हें एक साथ करना है। यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पहले उठा लिया और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं, तो आपको 2A,
2B और 2C एक साथ करना पड़ेगा। ऐसा मत करना 2A और 2B करने के बाद क्वेश्चन 3 में चले जाओ, फिर क्वेश्चन 4 का कोई एक पार्ट कर लो, सारे पार्ट एक साथ करने हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द सीक्वेंस, एंड मैं मोस्टली आपको एडवाइस करता हूं जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि मैंडेटरी क्वेश्चन हो, क्योंकि लेंथी होता है, उसको पेपर की स्टार्टिंग में एकदम करोगे ना, अगर उसके अंदर कोई टिपिकल पॉइंट हो गया और वहां फंस गए, पूरा पेपर परेशान हो जाएगा। आपको रिकॉग्नाइज करने हैं वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आने हैं, एंड बिलीव मी हमारा टारगेट है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 1.5 घंटे के पेपर में, 3 में से 1.5 घंटे के पेपर में हमें अपने स्टार क्वेश्चंस रिकॉग्नाइज करने हैं और वो कवर अप करने हैं। अगर बिलीव मी आप अपने 1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40-45 मार्क्स का पेपर बढ़िया कर दोगे, 1.5 घंटा बोलूं तो 45 मार्क्स, 1.25 घंटा बोलूं तो 40 मार्क्स का, इस तरह से अगर कर लोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, यार मेरा अभी 1.5 घंटा बाकी है और मैंने इतने मार्क्स का पेपर बढ़िया से कर लिया है, तो बाकी का पेपर अगर आपको एक एक दो दो पार्ट नहीं आते, कुछ चीजों में श्योर नहीं हो, आप बाकी के 1.5 घंटे में ना अपनी स्ट्रैटेजी बदल के मार्क्स चुराने वाली बात कर लोगे। तो पहले 1.5 घंटे के पेपर में अपना बेस्ट क्वेश्चंस जो अच्छे से आते हैं वो कवर अप करने हैं। सर एमसीक्यू कब करें? मेरे हिसाब से एमसीक्यू ना अक्सर स्कोरिंग होते हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जैसे आपको आपने यहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बना ली अपनी, 15 मार्क्स लिख रहा हूं, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, लेट्स से मुझे इनकम टैक्स में क्वेश्चन 3 करना है, जीएसटी का क्वेश्चन ये वाला करना है, तो आपने सोच लिया। अब एक बार अपनी एमसीक्यूज पर नजर डाल के देखो, आपके एमसीक्यू ना कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में उसको तसल्ली से टाइम दे दो, क्योंकि यहां पर कोई रीजनिंग नहीं लिखनी, ये आपके स्टार्टिंग में बढ़िया मार्क्स फेच कर सकते हैं। बट कुछ अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन ना बाय चांस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, या किसी एक ऐसे चैप्टर से आ जाते हैं जो चैप्टर आपका वीक है। फॉर एग्जांपल अभी पिछले से पिछले अटेम्प्ट में ऐसा हुआ, टीडीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ गए एमसीक्यू में। अब वो बच्चा जिसने टीडीएस ढंग से पढ़ा ही नहीं और उसके एमसीक्यू के सिनारियो में 2 या 3 क्वेश्चन टीडीएस से, पैन से, इन टॉपिक से आ गए, और अगर आपको लगता है आपके वो टॉपिक वीक हैं, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा एमसीक्यू पहले मत करो, पहले डिस्क्रिप्टिव कर लो। अदरवाइज यूजुअली जब आप अपने क्वेश्चन चेक करोगे, आपको 2 बजे ऐसी एमसीक्यू बुकलेट मिलती है, एमसीक्यू उस पर नजर डालो, आप हमेशा ये पाएंगे एमसीक्यू में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आप एमसीक्यू और अपने स्टार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। सीक्वेंस को डिस्कस करते समय एक डाउट बच्चों का ये होता है, सर पहले हम इनकम टैक्स करें या पहले हम जीएसटी करें? देखिए दोनों में से वैसे कर तो कोई भी सकते हैं क्योंकि अलग अलग शीट पर अटेम्प्ट करनी है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इट इज बेटर टू डू जीएसटी फर्स्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जीएसटी के जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अक्सर लेंथी नहीं होते। इनकम टैक्स में इट कैन बी अ लेंथी क्वेश्चन, जीएसटी में दे आर नॉट लेंथी क्वेश्चन, दे आर टू द पॉइंट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है उस क्वेश्चन का, लेट्स से वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, यू आर श्योर अबाउट सेक्शन 15, तो आप वो क्वेश्चन करेंगे, आपको पता है मैंने क्वेश्चन किया, इस पे 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, और अब मेरे 5 मार्क्स पक्के हैं। अगर टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, यू नो फॉर अ फैक्ट दैट ये डन है। अगर कोई ये सिनेरियो बेस्ड है, यू नो द कांसेप्ट, आपको पता है आपके मार्क्स मिलेंगे। तो जीएसटी में ना अगर आप पहले करेंगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर करने होते हैं एंड यहाँ पर मार्क्स फेच करने ज्यादा आसान होते हैं। तो मेरा सजेशन है जीएसटी पहले करना, फिर भी एग्जाम में देखना, हो सकता है जीएसटी पोर्शन बाय चांस डिफिकल्ट आ गया, इनकम टैक्स इजी आ गया, तो हार्ड एंड फास्ट रूल अपने दिमाग में मत लेके चलना कि संजीत सर ने बोला था ऐसा करना है। मैं कह रहा हूं यूजुअली जीएसटी इज बेटर टू डू। नेक्स्ट चीज, व्हाट टू डू सर अगर कोई क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं आता। पहली चीज तो मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन जो पूरी तरह से नहीं आते, जिनका 2 पार्ट आते हैं, 1 पार्ट नहीं आता, जो या फिर किसी एक पार्ट के अंदर कुछ पोर्शन आता है, कुछ पोर्शन नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन को पहले 1.5 घंटे में टच करना अवॉइड करो। इनको पेपर में आखिरी 1.5 घंटे के लिए रखो। जब आपका पहले 1.5 घंटे का पेपर बढ़िया हो जाएगा, तो इसके अंदर अब हमें मार्क्स स्टील करने हैं। सर कैसे स्टील करने हैं? इसके अंदर आपको, आप सबको पता है प्रोपोर्शनेट मार्किंग मिलती है, तो जितना पेपर आपको आता है, जितना वो क्वेश्चन आता है करके आना है। आपने कोशिश करनी है, लिख लो 100 मार्क्स का पेपर मुझे अटेम्प्ट करके आना है। अगर कोई क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं भी आता, मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करूंगा, बट 100 मार्क्स का या 9 बिल्कुल 100 नहीं हो पाया, 95 मार्क्स से 100 मार्क्स के बीच का पेपर अगर आप अटेम्प्ट करके आए, आपके ना सिर्फ पास होने की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है, इनफैक्ट यू हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट एग्जामिनेशन। बट वो बच्चे जो पेपर ही 80-90 नंबर करके आते हैं, 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, भाई कहां से एग्जामिनेशन लाओगे उसके अंदर?
समझ रहे हो इस बात को? तो आपको जो 1.5 घंटे के आखिरी वाला पोर्शन है वो क्वेश्चन जहां पर पूरा पार्ट अच्छे से नहीं आता उनमें मार्क्स चुराने हैं। फॉर एग्जांपल 14 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सारी एडजस्टमेंट्स नहीं आती, आपको सारी चीजों का इंपैक्ट नहीं पता, आपकी डिडक्शंस वीक है। लेट्स से थ्योरेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, आपको चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर जो पीजीबीपी वाला पोर्शन है वो करो। सर पीजीबीपी वाला पोर्शन नहीं आता, उसके अंदर जो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी वाला कंपोनेंट है या थोड़ी बहुत उसके अंदर डिडक्शन दे रखी है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए बोल रखा है, वो करो। यानी कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग्स। यू हैव टू डू दैट टू दैट एक्सटेंट। जितना आप करते चले जाओगे उतने आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलते जाएंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप एग्जामिनर को बोल के आओगे कि भाई आई गिव यू द अथॉरिटी टू गिव 0। वो अथॉरिटी हमें एग्जामिनर को नहीं देनी। राइट, नेक्स्ट चीज, हाउ मच टू एक्सप्लेन इन वर्किंग नोट्स। अब ना मुझे 2 सेट ऑफ बच्चे मिलते हैं अक्सर। एक वो जो बिल्कुल वर्किंग नोट लिखते ही नहीं है, टेस्ट के अंदर मैं देखता हूं उन्होंने आंसर निकाल दिया, लेट्स से वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, उन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड लेस बात खत्म। रेजिडेंशियल स्टेटस में आरओआर आरएनओआर एनआर के केस में बता दो ये आएगा ये नहीं आएगा बस। अरे रीजन तो लिखो। आप टैक्सेशन का पेपर कर रहे हो, अकाउंट्स का पेपर थोड़ा कर रहे हो, इवन अकाउंट्स में भी टीचर बोलते हैं आपको वर्किंग नोट लाने का। यहां तो आपको वर्किंग नोट में रीजनिंग लिखनी है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे उल्टा क्या करते हैं, वो इतने वर्किंग नोट लिख देते हैं, इतने बड़े बड़े उसमें प्रोविजन लिख रहे हैं कि पता चलता है क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, उसके अंदर गाथाएं भर के आ गए हैं। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। इतने बड़े बड़े वर्किंग नोट भी नहीं बना देने कि सारा सेक्शन ही कोड करके दे देना है। मैं हमेशा बच्चों को आपको बोलता हूं, अगर एक सेक्शन मान लो सप्लाई का सेक्शन है, सेक्शन 7, वो बहुत सारी चीजें बोलता है, आपके आंसर में सिर्फ एक पॉइंट यूज हो रहा है, आपको पूरा शेड्यूल नंबर 1 नहीं लिख देना, आपको शेड्यूल नंबर 1 का जो पॉइंट यूज हो रहा है वही बताना है। इसके लिए एक वर्ड में बोलता हूं इंटर एलिया, अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो चल जाएगा काम। आपको सिर्फ रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है। और ध्यान देना, अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स है, वहां तो वर्किंग नोट ठीक ठाक लिख के आओ। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पर हर एक छोटी छोटी पॉइंट का वर्किंग नोट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 मार्क्स के क्वेश्चन में पीजीबीपी में अगर वो 5 साल एडजस्टमेंट करवा रहा है तो इट इज नॉट द एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हर पॉइंट को आप समझाओगे। वहां पर छोटा छोटा लिख के आ सकते हो, डिसअलाउड अंडर 43 भी। इट इज नॉट, सिंस टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, डिसअलाउड अंडर 48 शॉर्ट में लिख के आ जाओ। वहां पर पूरी कहानी लिख के आने की जरूरत नहीं है कि 48 क्या बोलता है और मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग नोट का एक बैलेंस मेंटेन करना है। वो क्वेश्चन जहां पर कम चीजें पूछी गई हैं मगर मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आओ, वहां पर भी पूरे पूरे सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन जो लेंथी है और उसमें बहुत सारी चीजें करवा रहा है, वहां पर शॉर्ट एंड प्लस वर्किंग नोट देके आओ। और वो क्वेश्चन जो हैंग केस सिनेरियो, जिसके अंदर केस के ऊपर रेलेवेंट प्रोविजन के ही मार्क्स मिलने हैं, वहां पे रेलेवेंट प्रोविजन अच्छे से लिख के आओ। और आखिरी सवाल बच्चों का होता है, सर क्या हमें सेक्शन की लैंग्वेज लिखनी है? बाय दिस टाइम आई थिंक यू नो, सेम सेक्शन की लैंग्वेज लिखना पॉसिबल ही नहीं है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। अगला सवाल होता है, सर सेक्शन नंबर ना आता तो क्या हो? इसका आंसर आपको मैं मल्टीपल टाइम्स क्लास में दे चुका हूं। सेक्शन नंबर अगर अच्छे से आता है तो लिखो, गलत कभी भी मत लिखो। और सेक्शन नंबर ना लिखने से आईसीआई कहता है नंबर नहीं काटते। तो ऑलवेज राइट द सेक्शन ओनली व्हेन यू आर फुली श्योर। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, इट इज बेटर नॉट टू कोट द रेलेवेंट सेक्शन एंड रूल नंबर। आई थिंक ये सारी चीजों का आप कल एग्जाम में ध्यान रखेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई और इशू, कोई और प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं एग्जाम के बाद, एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम इस बार कैसे आया है। बाय बाय।